बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है। इस चैप्टर का नेम है डिपार्टमेंटल अकाउंट। चैप्टर नंबर 6 है। सुहेल अफजल साहब की बुक से, चाहे ओल्ड एडिशन की बुक हो आपके पास, चाहे न्यू एडिशन की बुक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। चैप्टर की नंबरिंग और चैप्टर का नेम सेम ही रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप उनसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड की जाए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। डिपार्टमेंटल अकाउंट एक्चुअल में है क्या? ये चैप्टर बिल्कुल फाइनल अकाउंट से मिलता जुलता है, जो कि फाइनल अकाउंट आप आईकॉम में भी करते रहे हैं, आपने बीकॉम पार्ट 1 में भी फाइनल अकाउंट किया है। फाइनल अकाउंट के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होती थी? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके अंदर भी यही होगा। इसके अंदर भी वही डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर डायरेक्ट एक्सपेंस और क्रेडिट साइड पर डायरेक्ट इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और क्रेडिट साइड पर इनडायरेक्ट इनकम्स रिकॉर्ड की जाएंगी और बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी रिकॉर्ड की जाएंगी। बिल्कुल वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज की चेंजिंग आएगी। चेंजिंग क्या आएगी कि हमें हर एक डिपार्टमेंट के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम अलहदा अलहदा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। फिर हमें अलहदा से हर डिपार्टमेंट का जीपी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और अलहदा से हर डिपार्टमेंट का एनपी, नेट प्रॉफिट, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट चैप्टर है। जब क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं ना मैं, उसके बाद आपको समझाता हूं उसके अंदर, तो फिर आपको मजीद क्लैरिटी आ जाएगी कि ये चैप्टर आप किस तरह करेंगे। तो आप पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 है, अ डिपार्टमेंटल स्टोर्स कैरीज ऑन इट्स बिजनेस थ्रू 3 डिपार्टमेंट्स A, B and C. 1 point है, the following information for 2010 is now made available to you. Salaries and commission are as 10,200, rent and rates are as 3,000, insurance are as 1,260 rupees, miscellaneous expenses are as 2,610 rupees. All these expenses are chargeable to each department in proportion to the cost of the articles sold in the respective departments. Point number 2 है, the following balance as at 31/12/2010 were ascertained. जी नीचे है, ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट डिपार्टमेंट ए में उसकी प्राइस है 10,000, डिपार्टमेंट बी में है 6,000 और सी में है 15,000। परचेजेस ए में है 1 लाख, बी में है 60,000, सी में है 20,000। सेल्स की प्राइस है डिपार्टमेंट ए में 96,000, बी में है 62,000 और सी में है 19,000। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट डिपार्टमेंट ए में है 23,000, डिपार्टमेंट बी में है 8,000 और सी में है 6,000। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू शो द फाइनल result of each department and also the combined result with respective percentage on sales. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो आपको पता है उसने आपसे क्या रिक्वायरमेंट कही है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का फॉर्मेट ये होगा आपके सामने। आपको इस क्वेश्चन में 4 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट और डी डिपार्टमेंट। आपने हर एक डिपार्टमेंट को अलहदा अलहदा उसके कॉलम्स बनाने हैं, यानी कि आपका फॉर्मेट ये रहेगा। डेबिट साइड पर देखें, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 रहेगा, ऊपर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर डेबिट साइड एक होती है और एक होती है क्रेडिट साइड। फाइनल अकाउंट में आपकी बिल्कुल सेम यही डेबिट साइड हुआ करती थी, पार्टिकुलर और आगे रुपीज। लेकिन यहाँ पर आपको पता है हर डिपार्टमेंट को अलहदा अलहदा आपको उसका कॉलम बनाना पड़ेगा। तो डेबिट साइड पार्टिकुलर, उसके अंदर एक कॉलम बना, फिर डिपार्टमेंट ए दूसरा कॉलम, डिपार्टमेंट बी तीसरा कॉलम, डिपार्टमेंट सी चौथा कॉलम, डिपार्टमेंट डी पांचवा कॉलम, और टोटल का भी कॉलम बना लें, चाहे ना बनाएं, वैसे मैंने बना लिया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह क्रेडिट साइड पर भी यही सेम टू सेम कॉलम बनेंगे, पार्टिकुलर, डिपार्टमेंट ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम और टोटल का कॉलम। अब आपने क्या करना है, पहले डेबिट साइड पर हम चीज़ों की देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ डेबिट साइड पर आएगी, और फिर क्रेडिट साइड पर देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ आएगी। हम पहले बनाने लगे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड पर याद रखिएगा हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पर डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड की जाएंगी।
अब डेबिट साइड पर सबसे पहले आप रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग स्टॉक। आपको आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप बुक ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पीछे की तरफ बार बार मूव ऑन नहीं कर सकता बुक की तरफ, तो आप अपनी बुक ओपन रखिएगा। आपकी बुक पर आपको ओपनिंग स्टॉक तीनों डिपार्टमेंट का अलहदा अलहदा दिया हुआ है। डिपार्टमेंट ए का भी दिया हुआ है 10,000, डिपार्टमेंट बी का भी दिया हुआ है 6,000 और डिपार्टमेंट सी का भी दिया हुआ है 15,000। तीनों को ऐड करके टोटल में आप 31,000 लिख दें। अब आप ओपनिंग स्टॉक के नीचे क्या रिकॉर्ड करेंगे? परचेजेस। परचेजेस भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। आपको पता है ना, आपने फाइनल अकाउंट में ये सीखा हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे आप डेबिट साइड पर एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस परचेजेस लिखते हो। तो परचेजेस डिपार्टमेंट ए की 1 लाख, डिपार्टमेंट बी की 60,000 और डिपार्टमेंट सी की 20,000। तीनों को ऐड करके टोटल के कॉलम में 1,80,000 लिख दें। ये तीनों डिपार्टमेंट की जो अमाउंट्स है ना, बुक में आपके सामने मौजूद हैं। अब नीचे देखें तो आपको जीपी नजर आ रहा है। ये तो वैसे क्योंकि मैंने सोल्व करके पहले ही क्वेश्चन रखा हुआ है, तो ये जीपी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ ये दोनों चीजें ही आ रही हैं, ओपनिंग स्टॉक और परचेज। अब डेबिट साइड पर ना, अब ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर देखते हैं। हमने डायरेक्ट इनकम लिखनी है, तो क्रेडिट साइड पर सबसे पहले डायरेक्ट इनकम आती है सेल। तो सेल आपको डिपार्टमेंट ए में क्वेश्चन के अंदर मौजूद है 96,000। डिपार्टमेंट बी में जो सेल है 62,000 क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। डिपार्टमेंट सी में जो सेल है 19,000 क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। तीनों को जमा करके टोटल में भी लिख सकते हैं 1,77,000। क्रेडिट साइड पर सेल के बाद आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये भी आपने फाइनल अकाउंट में पढ़ा हुआ है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट तरफ लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको डिपार्टमेंट ए का बुक के अंदर ही दिया हुआ है 23,000। बुक के अंदर ही मौजूद है डिपार्टमेंट बी का भी क्लोजिंग स्टॉक 8,000 और बुक के अंदर ही डिपार्टमेंट सी का भी क्लोजिंग स्टॉक मौजूद है 6,000। तो तीनों को आप ऐड करेंगे, आपके पास आंसर 37,000 टोटल में आपने ये लिख देना है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? आपने डेबिट साइड पर चीजें रिकॉर्ड कर ली ट्रेडिंग अकाउंट की, आपने क्रेडिट साइड पर भी चीजें रिकॉर्ड कर ली। डेबिट साइड पर डायरेक्ट इनकम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए, क्रेडिट साइड पर डायरेक्ट इनकम्स रिकॉर्ड की। अब हर डिपार्टमेंट की अमाउंट को जमा करके ना, टोटल निकाल के, तो इसका निकालें जीपी निकलेगा या ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा या ग्रोस लॉस निकलेगा। अब क्रेडिट साइड पर जो आपको डिपार्टमेंट ए की चीजें दी हुई है ना, वो दिया हुआ है आपको क्लोजिंग स्टॉक और डिपार्टमेंट ए का दिया हुआ है सेल। इन दोनों को जमा करें तो आएगा 1,19,000। इस रकम को आपने क्या करना है? दोनों तरफ लिख देना है, यानी कि डेबिट साइड पर भी डिपार्टमेंट ए के नीचे देखें मैंने लिखा हुआ है 1,19,000। अब क्या करें? क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर दें। अगर तो आपका जवाब पॉजिटिव में आया ना कैलकुलेटर से, तो समझें ग्रोस प्रॉफिट निकल आया, और अगर आपका जवाब नेगेटिव में आया कैलकुलेटर से, तो समझिएगा ग्रोस लॉस है। तो जब आपने 1,90,000 से डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ए की ओपनिंग स्टॉक माइनस किया, उसकी अमाउंट माइनस की, और परचेजेस की अमाउंट माइनस की, तो आपके पास पॉजिटिव में आंसर आएगा कैलकुलेटर पर 9,000, और 9,000 आपका डिपार्टमेंट ए का निकल आया ग्रोस प्रॉफिट। अब आपने क्या करना है? डिपार्टमेंट बी की भी क्रेडिट साइड को जमा करें। डिपार्टमेंट बी की क्रेडिट साइड क्या है? आपके पास क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट बी का और डिपार्टमेंट बी की सेल, इनको जमा करेंगे तो आएगा 70,000, 70,000। 70,000 को दोनों तरफ लिख लें, डेबिट साइड पर भी लिख लें, क्रेडिट साइड पर भी लिख लें, क्योंकि ये साइड बड़ी है, इसलिए जो भी साइड बड़ी होगी उसकी अमाउंट को आप दोनों साइड पर रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जब आपने क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस करनी है, तो आपका जवाब अगर जमा में आ गया तो समझ लीजिएगा जीपी है। तो जब आपने डिपार्टमेंट बी की टोटल अमाउंट 70,000 से, जो कि क्रेडिट साइड की बड़ी अमाउंट थी, उसमें से डेबिट साइड माइनस की, जो कि थी आपके पास ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस डिपार्टमेंट बी की, तो आपने माइनस किया तो आपके पास आंसर आया 4,000। तो ये पॉजिटिव में आया कैलकुलेटर से, तो इसलिए आप इसको जीपी रिकॉर्ड करेंगे। तो ग्रोस प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए के अंदर भी ग्रोस प्रॉफिट आया और डिपार्टमेंट बी के अंदर भी ग्रोस प्रॉफिट आया। अब डिपार्टमेंट सी की बात करते हैं, तो डिपार्टमेंट सी में भला क्या है? आपने ना इसकी अगर क्रेडिट साइड देखो तो ये छोटी है, डेबिट साइड इसकी बड़ी है। डिपार्टमेंट बी की डिपार्टमेंट सी की जो क्रेडिट साइड है ना, उसको जमा कर लें कैलकुलेटर से, वो छोटी है। डिपार्टमेंट सी की डेबिट साइड बड़ी है, तो डेबिट साइड चूंकि बड़ी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेबिट में से क्रेडिट साइड माइनस करनी पड़ेगी। तो डेबिट साइड अगर जमा करें तो वो टोटल आती है 35,000। तो 35,000 को दोनों तरफ लिख लें, डेबिट साइड पर भी क्रेडिट साइड पर भी, डिपार्टमेंट सी के कॉलम के बिल्कुल नीचे। अब डिपार्टमेंट सी की जो डेबिट साइड है उसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर दें, डिपार्टमेंट सी की ही।
तो आपके पास आंस आएगा 10,000 और ये कैलकुलेटर से ना नेगेटिव में आंस आएगा। जब आप सी में क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे ना तब ये कैलकुलेटर पर नेगेटिव आएगा। हाँ, अदरवाइज अगर आप डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस कर रहे हैं तब तो पॉजिटिव में ही आंस आएगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया ग्रोस लॉस। तो ग्रोस लॉस को हमेशा आपने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है 10,000 डिपार्टमेंट सी के बिल्कुल नीचे। तो यहाँ पर आपने ग्रोस प्रॉफिट भी निकाल लिया तीनों डिपार्टमेंट का, और तीनों डिपार्टमेंट का ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस निकाल चुके हैं आप। अब आप स्टूडेंट्स ने क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त जो चीजें आपकी निकल आई हैं, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट दो डिपार्टमेंट का निकला है, ए और बी का, और ग्रोस लॉस निकला है डिपार्टमेंट सी का, इसको कैरी डाउन कर ले नीचे। तो जब ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन होता है वो डेबिट से क्रेडिट साइड की तरफ चले जाता है, और जो ग्रोस लॉस होगा वो क्रेडिट से डेबिट साइड की तरफ आ जाएगा। तो ग्रोस लॉस देखें, पहले डेबिट साइड पर आपने शिफ्ट कर देना है इसको नीचे, ग्रोस लॉस, और सामने अमाउंट लिख देनी है तीसरे डिपार्टमेंट का था यानी कि डिपार्टमेंट सी का था, तो उसके अंदर आप लिख दें 10,000। अब जो जीपीज हैं वो आपने कैरी डाउन कर देने हैं क्रेडिट साइड की तरफ। तो देखें जरा, क्रेडिट साइड पर आपने जीपी ट्रांसफर किए हैं, आपने लिखा है जीपी क्रेडिट साइड की तरफ 13,000 सॉरी 9,000, और डिपार्टमेंट ए में और डिपार्टमेंट बी में 4,000। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो भी जीपीज हैं या ग्रोस लॉस है वो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट से क्रेडिट साइड की तरफ जीपी ट्रांसफर हो जाता है, और ग्रोस लॉस हमेशा क्रेडिट से डेबिट साइड की तरफ ट्रांसफर होता है। अब इसके बाद देखिए, आपने ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करनी होती हैं और इनडायरेक्ट इनकम्स क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करनी होती हैं। अब आपके क्वेश्चन में ना 4 किस्म के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए थे। कौन कौन सा? सैलरीज एंड कमीशन, रेंट रेट, इंश्योरेंस और मिसलिनियस एक्सपेंसेस। इन चारों की अमाउंट आपको आपकी बुक में सिर्फ एक एक अमाउंट दी हुई है। आप अपनी बुक को ओपन करके देख भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं डिपार्टमेंट ए का भी, डिपार्टमेंट बी का भी, डिपार्टमेंट सी का भी, तो हमें ये जो एक एक अमाउंट्स इन चारों के अंदर उसने दी हुई है, हमें इसको डिपार्टमेंट ए में भी शिफ्ट करना होगा, लिखना होगा, बी में भी, सी में भी। वो कैसे लिखना है उसी को समझाने के लिए मैंने वर्किंग की हुई है, वर्किंग पर चलते हैं। और आप स्टूडेंट्स को उसने एक बात की हुई है, क्वेश्चन में जरा देखें, उसने कहा था फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसने कहा है कि ना सैलरीज एंड कमीशन उसकी अमाउंट उसने दी हुई है, रेंट रेट की अमाउंट दी हुई है, इंश्योरेंस की अमाउंट दी हुई है, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर की अमाउंट, एक्सपेंसेस की अमाउंट दी हुई है। फिर उसने कहा इन तमाम चीज़ों को अगर आपने डिपार्टमेंट ए और बी में ए बी और सी में ट्रांसफ़र करना है ना, तो आपने जितने आर्टिकल्स सोल्ड हुए हैं ना, चीज़ें जितनी इन डिपार्टमेंट्स के अंदर बिकी हैं, उनकी आपने एक रेशो निकालनी है, फिर डिपार्टमेंट ए बी और सी के अंदर इनकी अमाउंट लिखनी है। ठीक है, तो ये वर्किंग से आपको मजीद मेरी बात क्लियर हो जाएगी। एक दो क्वेश्चन के अंदर वर्किंग समझेंगे ना, फिर आपको ये रूटीन में वर्किंग समझ में आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो अब हम वर्किंग पर मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इस पिक्चर पर आपको नजर आ रहा है वर्किंग नंबर 1। वर्किंग क्यों करनी है? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली अभी बोलकर आया हूं, वो 4 के 4 जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं उनकी एक एक अमाउंट दी हुई है, और उसने कहा है डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों के अंदर अमाउंट लिखो। तो कैसे आएगी उसके लिए हमें पहले उसने कहा कि आर्टिकल जितने सोल्ड किए गए हैं ना उनकी रेशो निकालो। तो रेशो निकालने से पहले हमें ये पता चलना चाहिए हमने सोल्ड कितने, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सेल हमारे पास कितनी थी। उसके लिए ये वर्किंग मैं कर रहा हूँ। ऊपर मैंने देखे मेंशन कर दिया वर्किंग नंबर 1, वर्किंग ऑफ सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसके लिए एक फार्मूला होता है। पहले आप क्या करें, डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों के कॉलम्स ड्रॉ कर लें, क्योंकि 3 डिपार्टमेंट है, हमें तीनों को लेके चलना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों के कॉलम बना लिए, इसके अंदर एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक। तीनों डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक लिखें। मैंने आपको अभी बताया ना बुक के अंदर ओपनिंग स्टॉक मौजूद है, हमने पीछे भी रिकॉर्ड किया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो डिपार्टमेंट ए के अंदर उसका ओपनिंग स्टॉक लिख लें, डिपार्टमेंट बी के अंदर उसकी ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट लिख लें बुक से देखकर, और डिपार्टमेंट सी के अंदर उसकी ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट मैंने लिखी हुई है बुक से देखकर। इसमें हमने ऐड करनी है परचेजेज। डिपार्टमेंट ए के अंदर डिपार्टमेंट ए की परचेज ऐड करनी है, बुक में दी हुई है। डिपार्टमेंट बी के अंदर डिपार्टमेंट बी की परचेज ऐड करनी है, बुक में दी हुई है। डिपार्टमेंट सी के अंदर डिपार्टमेंट सी की परचेज ऐड करनी है, ये भी बुक में दी हुई है। अब इन दोनों को जमा करें, यानी कि परचेज और ओपनिंग स्टॉक को जमा करें, तो आपके पास डिपार्टमेंट ए के अंदर जब आप परचेज और ओपनिंग स्टॉक को जमा करेंगे ना, तो डिपार्टमेंट ए की जो परचेज मतलब डिपार्टमेंट ए के अंदर जो अमाउंट आएगी वो आएगी आपके पास 1,10,000। फिर डिपार्टमेंट बी के अंदर जब आप जमा करेंगे तो अमाउंट आएगी आपके पास, अमाउंट आपके पास आ जाएगी 87,000 सॉरी 62,000। फिर इसके बाद जब आप डिपार्टमेंट सी के अंदर अमाउंट्स को जमा करेंगे तो आपके पास अमाउंट्स आएगी 35,000।
ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसके अंदर आपने क्लोजिंग स्टॉक तीनों डिपार्टमेंट का बुक के अंदर मौजूद है वो भी लेस करना है। ये 1,10,000 में, 62,000 में और 35,000 में। जब आप ये लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों का, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा कितना? डिपार्टमेंट ए का आपके पास आएगा 87,000, डिपार्टमेंट बी का आएगा 58,000 और डिपार्टमेंट सी का आपके पास निकल आएगा 29,000। अब आपने क्या करना है, ये जो अमाउंट्स आपके पास आई हैं ना 87,000, 58,000, 29,000, इनका आपने रेशो बनानी है। इनकी आपने क्या बनानी है? रेशो बनानी है। जब तक रेशो नहीं ना बनेगी तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने कितनी अमाउंट डिपार्टमेंट ए के अंदर भेजनी है, कितनी डिपार्टमेंट बी के अंदर भेजनी है, कितनी डिपार्टमेंट सी के अंदर भेजनी है। अच्छा, आपने नीचे हेडिंग दे दी वर्किंग नंबर 2, जैसे मैंने हेडिंग दी हुई है। रेशो निकालनी है सीजीएस की, अमाउंट क्या आई थी? डिपार्टमेंट ए की आई थी 87,000, आपने आगे रेशो का साइन यूज करना है। डिपार्टमेंट बी की आई थी 58,000, रेशो का साइन यूज करना है। डिपार्टमेंट सी की आई थी 29,000। तीनों के अंदर जितने जीरोस कॉमन है काट दें, 3-3 जीरो कॉमन है तीनों के अंदर, तो आपने इनको काट दिया। पीछे क्या बचा? 87 रेशो 58 रेशो 29। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो मजीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? अगर आप 29 से तीनों को डिवाइड कर देना तो ये मजीद सिंप्लीफाई हो जाता है। कैलकुलेटर से 87 डिवाइडेड बाय 29 करें, आ जाएगा 3। रेशो का साइन डालें, कैलकुलेटर से 58 को डिवाइड करें 29 पर, आ जाएगा 2। रेशो का साइन आगे डालें, कैलकुलेटर से 29 को डिवाइड कर दें 29 पर, तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये आपकी रेशो बन गई 3:2:1 बन गई। अगर ये तीनों एक ही वैल्यू पर कटते हुए तब आपने काटने, अदरवाइज आपने नहीं काटने। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आपने नेक्स्ट वर्किंग नंबर 3 को अंडरस्टैंड करें। आपने यहाँ पर क्या करना है, वो जो रेशो निकली थी ना 3:2:1, इन तीनों को ऐड कर लें। तो आपने ऐड करना है 3 + 2 + 1 ऐड करेंगे इज इक्वल टू 6 आएगा। अब ये एक अमाउंट ऐसे निकल आई है कि जिसको हम यूज करके ना, तो हर एक इंटरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हम देखेंगे कि वो ए डिपार्टमेंट में उसकी अमाउंट कितनी जाती है, बी में और सी में। नीचे देखिएगा अब सैलरीज एंड कमीशन, इसकी देखो अमाउंट कितनी हमें बुक में दी हुई थी, वो दी हुई थी 10,200, 10,200। ये अमाउंट सिर्फ एक अमाउंट दी हुई थी। हमने इसी अमाउंट में ये देखना है कि 10,200 में से कितनी अमाउंट डिपार्टमेंट ए के अंदर लिखें, कितनी अमाउंट डिपार्टमेंट बी के अंदर लिखें, कितनी अमाउंट डिपार्टमेंट सी के अंदर लिखें। 10,200 के अंदर से ही हमने ये देखना है कैसे वो आएगी। वो इस रेशो को यूज करेंगे कैसे? डिपार्टमेंट ए की 3 है रेशो, डिपार्टमेंट बी की 2 है और डिपार्टमेंट सी की 1 है। तीनों को जमा किया तो 6 आया। अब देखिए नीचे आपने क्या करना है, 10,200 मल्टीप्लाई करना है 3/2। 3 हमने क्यों लिया? डिपार्टमेंट ए के अंदर। तो इसको आप जब करेंगे ना सोल्व, आपके पास आएगा 5100। तो डिपार्टमेंट ए में हमने लिख देना है सैलरीज एंड कमीशन, लिख करना हमने डिपार्टमेंट ए के अंदर लिख देना है 5100। इसी तरह डिपार्टमेंट बी की अगर करें तो 10,200 मल्टीप्लाई बाय 2/6 जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 3,400। ये हमने अमाउंट लिख देनी है डिपार्टमेंट बी के अंदर। इसी तरह डिपार्टमेंट सी के अंदर अगर देखें तो 10,200 मल्टीप्लाई बाय 1 करें, कैलकुलेटर से डिवाइडेड बाय कर लें आप 6, तो आपके पास अमाउंट आएगी 1,700। ये आपने अमाउंट डिपार्टमेंट सी के अंदर लिखनी है। तीनों अमाउंट्स को जमा कर लेना तो 10,200 ही बनती है। तो ये 10,200 में से हमने देख लिया डिपार्टमेंट में ए में कितनी जाएगी, डिपार्टमेंट बी में कितनी जाएगी, डिपार्टमेंट सी में कितनी जाएगी। मैं आपको पीछे ना जहां पर ये क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है वहां पर भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख लो, मैंने सैलरीज एंड कमीशन लिखा, उसके सामने डिपार्टमेंट ए में अमाउंट लिख दी 5100, डिपार्टमेंट बी में अमाउंट लिख दी 3400, डिपार्टमेंट सी में अमाउंट लिख दी 1700। ये तीनों के अंदर मैंने इस तरह अमाउंट लिख दी। अब हम रेंट और रेंट रेट के बारे में देखते हैं कि इसकी जो अमाउंट एक हमें क्वेश्चन में दी हुई है ना, वो डिपार्टमेंट ए बी और सी तीनों में कैसे आएगी। नेक्स्ट आपके पास जो है ना इंटरेक्ट एक्सपेंस, वो था रेंट एंड रेट। इसकी अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी हुई थी 3,000। तो आपने ये भी अमाउंट देखनी है डिपार्टमेंट ए बी और सी में तीनों में कैसे आएगी। तो रेशो वही यूज करें। डिपार्टमेंट ए के लिए क्या करेंगे, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आपके पास आएगा 1,500। डिपार्टमेंट बी में कैसे आएगी, 3,000 वही टोटल अमाउंट को ले, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, आपके पास अमाउंट आएगी 1,000। डिपार्टमेंट सी में कैसे करेंगे, 3,000 टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आएगा 500। तो ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट और सी डिपार्टमेंट रेंट एंड रेट के आगे आपने ये तीनों अमाउंट लिखनी है।
अब यहाँ पर देख रहे हैं सैलरीज एंड कमीशन के नीचे मैंने रेंट एंड रेट लिखा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस था इस तरफ ही लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखना है। और इसके सामने अमाउंट देखें, डिपार्टमेंट ए की मैंने निकाली थी 1500 लिख दी, डिपार्टमेंट बी की निकाली थी 1000 उसके अंदर लिख दी, डिपार्टमेंट सी की मैंने निकाली थी 500 उसकी मैंने लिख दी। अब मैं ना इंश्योरेंस इसकी भी एक अमाउंट दी हुई है बुक में, वो भी आपको तीनों डिपार्टमेंट में कितनी कितनी आनी है वो निकाल के दिखाता हूँ। फिर जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है ना, इनकी भी आपको इकट्ठी ही बताऊंगा ताकि मुझे बार बार पीछे की तरफ मूव ऑन ना करना पड़े। अब इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के सामने उसकी अमाउंट लिखी कितनी, 1260 रुपीज ये बुक में दी हुई थी। डिपार्टमेंट ए में कैसे जाएगी, वो ही मल्टीप्लाई बाय 3, 1260 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड 6 करेंगे, आपके पास आएगा 630 रुपीज। डिपार्टमेंट बी में कैसे आएगी, 1260 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, आएगी अमाउंट 420 रुपीज। डिपार्टमेंट सी में कैसे आएगी, 1260 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, आएगी अमाउंट 210 रुपीज। तो ये डिपार्टमेंट ए में इतनी लिखनी है, बी में और सी में तीनों की बता दी है। नेक्स्ट जो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। इसकी टोटल अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 2610 रुपीज। आपने इस अमाउंट में से देखना है कि इतने पैसों में से कितने पैसे डिपार्टमेंट ए में जाएंगे, बी में जाएंगे, सी में जाएंगे। कैसे, 2610 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, डिपार्टमेंट ए के अंदर अमाउंट जाएगी 1305। अब डिपार्टमेंट बी के अंदर कैसे जाएगी, 2610 रुपीज मल्टीप्लाई बाय करेंगे 2 डिवाइडेड बाय करेंगे 6, तो आपके पास अमाउंट जाएगी डिपार्टमेंट बी के अंदर 870 रुपीज। डिपार्टमेंट सी में कैसे जाएगी, 2610 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6 करेंगे, तो डिपार्टमेंट सी के अंदर अमाउंट जाएगी 435। तो ये रेंट एंड रेट का, सॉरी इंश्योरेंस का भी बता दिया और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का भी बता दिया, एक्सपेंसेस का भी बता दिया। अब हम ये जो जितनी भी मैंने इनमें डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों के अंदर अमाउंट्स निकाली हैं, पीछे देखते हैं क्या वहां पर भी हमने यही लिखी हैं। अब स्टूडेंट्स आप देख लें, रेंट एंड रेट के नीचे इंश्योरेंस, डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों की वही अमाउंट है जो पीछे मैंने वर्किंग में निकाल के आपको बताई है। इसी तरह मिसलेनियस एक्सपेंसेस की भी आप वही अमाउंट जो मैंने वर्किंग में निकाल के आपको दिखाई है, आप लोगों ने यहाँ पर उसको वैसे ही रिकॉर्ड कर देना है। वर्किंग क्वेश्चन में लाजमी करनी है, अदरवाइज नंबर नहीं आएंगे, ये बात याद रखिएगा। वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। अब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने लिख दिए हैं, इनडायरेक्ट इनकम में कोई चीज नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे। अगर तो जवाब कैलकुलेटर से पॉजिटिव में आ गया तो नेट प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव में आ गया तो नेट लॉस है। अब देखिएगा जरा, बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। डिपार्टमेंट ए के अंदर क्रेडिट साइड में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें। आपको जो अमाउंट 9000 दी हुई है, देख सकते हैं आप, 9000 डिपार्टमेंट ए के अंदर आपको क्रेडिट साइड पर दी हुई है, जो कि जीपी आपने ट्रांसफर ऊपर से डेबिट साइड से क्रेडिट साइड की तरफ किया था ट्रांसफर। ये 9000 में से डिपार्टमेंट ए की डेबिट साइड माइनस कर दें, जो कि कहां से स्टार्ट होगी, सैलरीज एंड कमीशन से स्टार्ट होगी और ये जाएगी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर तक। तो आपके पास आंसर आएगा 465 रुपीज। ये कैलकुलेटर से जमा में आंसर आता है। तो जब जमा में आंसर आ जाए ना, पॉजिटिव में आंसर आ जाए, तो वो आपका नेट प्रॉफिट है। तो आपने लिख देना नेट प्रॉफिट और डिपार्टमेंट ए के नीचे लिख देना है कि डिपार्टमेंट ए के अंदर आया है नेट प्रॉफिट 465 रुपीज। अब डिपार्टमेंट बी की बात करें, तो डिपार्टमेंट बी की बात करें तो क्रेडिट साइड पर डिपार्टमेंट बी के अंदर देखें, आपने जीपी ट्रांसफर किया हुआ है 4000, लेकिन आपकी जो डिपार्टमेंट बी की डेबिट साइड है ना, जो कि सैलरीज एंड कमीशन से लेकर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर तक है, वो साइड बड़ी है आपकी, उसमें से आपने क्रेडिट साइड माइनस करनी है। तो चाहे आप इस तरह कर लें, चाहे आप ये जो 4000 है ना क्रेडिट साइड पर दिया हुआ डिपार्टमेंट बी का, चाहे इसमें से आप ये 4000 में से चाहे आप डेबिट साइड डिपार्टमेंट बी की माइनस कर दें, तो माइनस में आंसर आपका आएगा। ठीक है ना, आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा 1690 रुपीज। तो ये आपका नेट लॉस बनेगा, क्योंकि माइनस में आंसर आएगा तो आप क्रेडिट साइड पर उसको रिकॉर्ड करोगे। अब डिपार्टमेंट सी का आपने देखना है कि डिपार्टमेंट सी के अंदर आपको नेट लॉस होगा कि नेट प्रॉफिट होगा। अगर डिपार्टमेंट सी में देखें ना, तो क्रेडिट साइड पर उसकी कोई अमाउंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें डिपार्टमेंट सी के अंदर जीपी आया ही नहीं था, हमारा जीएल आया था, ग्रोस लॉस आया था, उसको हमने उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया था 10000। देख सकते हैं, ये देखिए सैलरीज एंड कमीशन से ऊपर
10,000 रिकॉर्ड किया है ना डिपार्टमेंट सी के अंदर। अब आप क्या करो, डिपार्टमेंट सी के 10,000 इसके अंदर ना आपने सैलरीज एंड कमीशन डिपार्टमेंट सी की ये अमाउंट जमा करनी है, फिर रेंट एंड रेट डिपार्टमेंट सी की ये अमाउंट जमा करनी है, फिर आपने इंश्योरेंस डिपार्टमेंट सी की अमाउंट उसको जमा करना है 10,000 में, फिर आपने इसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस इसको आपने जमा करना है 10,000 में। तो इस तरह ये आप 5 रकमें जब जमा करेंगे ना तो ये डेबिट साइड आएगी आपकी बड़ी है, और क्रेडिट साइड के अंदर तो कोई वैल्यू ही नहीं है डिपार्टमेंट सी में। तो अब आपका क्योंकि डिपार्टमेंट सी के अंदर ग्रोस लॉस था, ग्रोस लॉस के नीचे वाली रकमें जितनी भी आप जमा करेंगे तो वो ग्रोस लॉस से आपका आंस नेट नेट कह रहा हूँ आपका एनएल बन जाएगा, नेट लॉस बन जाएगा। तो उसको आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे नेट लॉस को डिपार्टमेंट सी के अंदर, जो कि अमाउंट है आपकी 12,845 रुपीज। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। आपने इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था। आई होप सो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है ना तो आप वीडियो को बार बार पीछे से रिवर्स करके देखेंगे, आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगी। वर्किंग को आपने रिकॉर्ड लाजमी करना है। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।